नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे गोल्ड इंपोर्ट पर आई बड़ी खबर की, जहां पर डीजीएफटी के हिसाब से जो एफटीए करार किया गया है काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर अब 5 एचएनएस कोड्स के लिहाज से यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इसके क्या मायने हैं और इंडियन इंपोर्ट्स में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जो रिकवरी मोड में अब लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। परसों की 3% की तेज़ी के बाद कल भी यहाँ पर 1.25% की बढ़त थी और आज तीसरा दिन है जहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार है। साथ ही बात करेंगे मौसम की, क्योंकि इवन एज बारिश यहाँ पर साउथ इंडिया में ठीक ठाक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में यूपी, दिल्ली, हरियाणा की बात की जाए तो अभी भी तेज़ गर्मी है, वहाँ पर हीट वेव जारी है और यूपी में तो 47 डिग्री सेल्सियस का पारा यहाँ पर कल पार होता हुआ नजर आया। आगे किस तरह का मौसम रह सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सुरेंद्र जी, जो बड़ी खबर है उसे पहले देख लेते हैं। ऑफ कोर्स हम लगातार देखते रहे हैं कि सरकार की कोशिश रही है कि अनयूजुअल सर्ज या जो चीपर इंपोर्ट है कंट्री में वो यहाँ पर ना आए। हमने जो इनिशियल बजट आता हुआ देखा था इलेक्शन से पहले, वहाँ पर भी एक इंपोर्ट ड्यूटी फाइंडिंग्स पे बढ़ाई गई थी। अब जिस तरह का सर्ज यहाँ पर इंडोनेशिया, तंजानिया से एक्सपेक्टेड देखा जा रहा है, जहाँ पे 30% का जंप देखने को मिला है, और जो डीजीएफटी की यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, कैसे रीड करते हैं उसे आप? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या पूछें? सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, उनसे ऑडियो का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्राइसेस फिर देख लेते हैं। अनुज हमारे साथ हैं ही। अनुज, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस, क्योंकि 2300 के आसपास फिर से यहाँ पर मार्केट्स हैं। आज ऑफ कोर्स यूएस की एफओएमसी मीटिंग की अनाउंसमेंट है, यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी है। उससे पहले सोने और चांदी में कैसे करें कारोबार? देखिए, आज इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है, जिसका आउटकम हमको कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। और जैसा एक्सपेक्टेशन है कि फ्लैट रह सकता है, इंटरेस्ट रेट कट करने पर भी कोई बातचीत नहीं आती हुई दिख रही है, क्योंकि उनका मेन फोकस है इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के डेटा के ऊपर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक स्टेबल डिसीजन वो ले सकते हैं। बट हाँ, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में गिरावट आती हुई देखी है गोल्ड और सिल्वर में, हमें लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज में रहेगा। और कल एक हमने लोअर लेवल से रिकवरी भी आती हुई देखी थी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में कॉन्ट्रा कॉल देखने को मिल सकता है। गोल्ड हमें लगता है कि हायर लेवल पे बिकवाली देखी जा सकती है, करीबन 71,600 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 71,880 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट नीचे करीबन 71,200 तक देखा जा सकता है, और अगर 71,000 आए तो वहां पर अगेन एक्यूमुलेशन आ सकता है। वहीं इसके विपरीत हमने देखा है कि सिल्वर में एक लोअर लेवल से बाइंग हम देख सकते हैं। तो सिल्वर में करीबन 88,550 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 88,300 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 90,050 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर में खरीदारी देखने को मिल सकती है। मार्केट का जो डिसीजन है वो टोटली फेडरल रिजर्व की मीटिंग और इन्फ्लेशन पे रहेगा। और जिस तरीके से हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं और थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर भी हायर लेवल पे देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट एक रेंज में हो सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं हायर लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब से चाइना ने गोल्ड की खरीदारी में कमी करी है, रुकता हुआ दिखाई दिया है, तो उससे एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। इवन हम देख रहे हैं कि बेस मेटल के अंदर भी गिरावट रही है, तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज में रहेगा, तो एक रेंज के अंदर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर चांदी में है, लेकिन सोने में कुछ बुकवाली यहाँ पर जारी रह सकती है और चांदी थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी आज कर रही है, करीबन 650 रुपये की तेज़ी के साथ फिलहाल भारतीय बाजारों में यहाँ पर कारोबार। सुरेंद्र जी हमारे साथ फिर से वापस जुड़ चुके हैं और हम थीम यहाँ पर सोना चांदी ही रखेंगे, लेकिन इस बार जो डीजीएफटी की रिपोर्ट आई है सुरेंद्र जी, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार की नज़र यहाँ पर रही है, चाहे वो फाइंडिंग्स के ऊपर था परसेंटेज के लिहाज से या फिर जिस तरह का नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है। नहीं ओके सुरेंद्र जी, आपको यहाँ पर हम कॉल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगता है कि वो टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर वीडियोस के थ्रू है। जब तक सुरेंद्र जी हमारे साथ नहीं आते हैं, अनुज आप बता दीजिए कि कच्चे तेल में अब यहाँ पर क्या करने की राय है, बिकॉज हमने यहाँ पर प्राइसेस में लगातार दूसरे तीसरे दिन आज तेज़ी बनते हुए देखी है। क्या यहाँ से और खरीदारी की एक्सपेक्टेशन है, या फिर आपको लगता है कि ये वाला बाजार भी अब यूएस डेटा का इंतजार करेगा? देखिए, डेफिनेटली यूएस डेटा का इंतजार रहेगा, क्योंकि आज यूएस की क्रूड की इन्वेंट्री भी आनी है, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मगर हाँ, ये डेफिनेटली है कि प्राइस लोअर लेवल से जरूर रिकवर हुए हैं। $77 के आसपास अब भाव आते हुए दिखाई दिए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से चाइना के हमने
नंबर आते हुए देखे हैं तो थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्रूड के अंदर डिमांड देखने को मिल सकती है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में क्रूड की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्टॉक्स में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेंटेनेंस के चलते कुछ यूनिट्स बंद होती हुई दिखाई दी हैं। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। करीबन 6525 में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 6465 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6580 6600 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि जल्दी ही प्राइस 78 से लेकर $80 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कि जो सप्लाई साइड है वो थोड़ी कम हो सकती है और डिमांड में एक इजाफा देखने को मिल सकता है निचले स्तरों पे। तो खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि क्रूड में देखा जा सकता है। और टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया था, जहां से रिकवरी आई है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी इन्वेंट्री से पहले तक के लिए देखने को मिल सकती है। साथ ही मेटल्स को कैसे देखते हैं अनुज, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेंड अब देखने को मिला है, बाजार को लगता है कि कुछ करेक्शन और देखने को मिल सकती है। क्या बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी काम करेगी? देखिए, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमने देखा था कॉपर और जिंक में पॉजिटिव था। हम लगातार पिछले 6 महीने में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने बेस मेटल्स में देखी है। तो अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि कल जो प्राइसेस हैं वो हम थोड़े ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए दिखाई दिए। तो एक शॉर्ट कवरिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखी जा सकती है। तो प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि कॉपर और जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कॉपर में करीबन 859 के आसपास खरीदारी करें। 855 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर में 865 868 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं जिंक के अंदर भी करीबन 250 251 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 247 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 259 तक देखने को मिल सकता है। तो आज मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग सभी इंडस्ट्रियल मेटल में आ सकती है, इंक्लूडिंग सिल्वर, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। राइट। और इसी बीच आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि चंद्रबाबू नायडू एज ऑफ नाउ स्वेरिंग इन सेरेमनी में है, ओथ ले रहे हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ऑल राइट, ऑफ कोर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है चंद्रबाबु नायडू का, जिस तरह का सपोर्ट एनडीए में रहा है। और आज उन्होंने एज ऑफ नाउ, जैसे हमने आपको दिखाया, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण करी है। सुरेंद्र मेहता जी, अब आपके पास आएंगे और होपिंग कि थर्ड टाइम लकी होता है। आज जो जीजीएफटी की यहाँ से हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हुए देखी है, जो रिस्ट्रिक्शन है 5 HSN कोड्स को लेकर ज्वेलरी के इम्पोर्ट्स में, आप कैसे देखते हैं उस नोटिफिकेशन को? देखिए मनीषा जी, हो ये रहा था कि ईयर 2022-23 में जो ज्वेलरी के जो पार्ट्स होते हैं वो लगभग नेग्लिजिबल इंपोर्ट हुई थी, लगभग 2 टन के आसपास। लेकिन 2023-24 में वो लगभग 22 से 26 टन के बीच इंपोर्ट हुए। ये जो ज्वेलरी के पार्ट्स होते हैं, इस ज्वेलरी के पार्ट्स में स्क्रू, क्लिप, हुक जो ज्वेलरी को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, तो उसमें होता ये था कि उसमें ड्यूटी 11% थी और वो फ्रीली इंपोर्ट हो सकते थे, और नॉर्मल गोल्ड पे ड्यूटी 15% थी। तो वो फ्रीली इंपोर्ट गोल्ड होता नहीं था। तो कुछ लोग इसका फायदा उठाते थे, उसको लेवरेज करते थे। तो इसीलिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। और दूसरा जो कदम उन्होंने उठाया है, जो ज्वेलरी इंपोर्ट होती थी, स्टडेड ज्वेलरी जिसमें डायमंड, पर्ल्स या दूसरे सेमी प्रीशियस स्टोन लगे हैं, वो भी इंपोर्ट सडनली बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है उन्होंने, और वो रिस्ट्रिक्शन यूएई सेपा एग्रीमेंट के अंडर में नहीं रहेगा। अदरवाइज वो
सारे दूसरी कंट्री से आप कहीं से भी मंगाएंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा। सुरेंद्र जी, जो दूसरी कंट्रीज बेसिकली हैं वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि तंजानिया, इंडोनेशिया, ये 2 कंट्रीज के नाम एज ऑफ नाउ आते हुए नजर आए हैं, जो बेसिक रिपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग है। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे, इंडोनेशिया थी, तंजानिया थी, या अफ्रीका में जो लीस्ट डेवलप कंट्री थी वहां से ये सब इंपोर्ट होता था। तो सरकार ने इसको बहुत सख्ती से रोका है। और अब यदि ये इंपोर्ट करने हैं तो डीजीएफटी को अलग से एक लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करना होगा, जो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस लाइसेंस में मल्टीपल कंडीशंस होती है और नॉर्मल सिर्फ सेल्फ यूज के लिए लाइसेंस ही इश्यू किए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। ये हमारी इंडस्ट्री की डिमांड भी थी कि इन लूपहोल्स को इमीडिएटली प्लग किया जाए, क्योंकि जो लोग जेन्युइन बिजनेसमैन नहीं थे वो इस प्रकार का इंपोर्ट करते थे और मार्केट को डिस्टॉर्ट करते थे। जी, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप इसका मार्केट में आता हुआ देखते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये ज़्यादातर फाइंडिंग्स हैं एफटीए के थ्रू था, अब मोस्टली नहीं होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट देना होगा या फिर जिस तरह का केस टू केस यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होंगे वो काफ़ी मुश्किल है। तो हम ये सोच के चलें कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर अब आउट जाएगी। जी बिल्कुल, इसकी वजह से मार्केट में डिस्काउंट रहता था। जो जी। फिजिकल मार्केट होता था, स्पॉट मार्केट में डिस्काउंट चलता था, वो डिस्काउंट लगभग खत्म हो जाएंगे और आप मार्केट एक पैरिटी में आ जाएगा। तो जो अच्छे बिजनेसमैन है, जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, इसको बहुत फायदा होगा। सुरेंद्र जी, ऑल्सो जैसे हम सुबह आज यहाँ पर आप शेयर कर रहे थे मेरे साथ, जो चांदी ग्रेन्स का इंपोर्ट्स है वो भी हमने साल दर साल यहाँ पर जोरदार बढ़ता हुआ देखा है। लास्ट ईयर भी जब हमने वो लास्ट ईयर जब हमने रिकॉर्ड नंबर्स आते हुए देखे थे, उस टाइम भी ग्रेन्स का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। अब इसकी कितनी परसेंटेज है ओवरऑल सिल्वर इंपोर्ट्स में, और इस नंबर को आगे जाता हुआ आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, चांदी में ऐसा है कि सरकार ने एक इंडिया यूएई सेपा एग्रीमेंट बनाया। उस एग्रीमेंट के तहत चांदी पे, जो चांदी ग्रेनुअल्स के ऊपर 9% ही ड्यूटी है, और नॉर्मल चांदी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 15% ड्यूटी है, और यहाँ पे कोई कोटा भी नहीं है। तो जितनी भी चांदी है वो 9% में सेपा एग्रीमेंट के अंडर में यूएई से इंपोर्ट हो रही है, जिसपे ऑफकोर्स 3% वैल्यू एडिशन होता है। फिर भी ड्यूटी का बहुत बड़ा लेवरेज है, कहाँ पे 9% ड्यूटी, कहाँ पर 15% ड्यूटी। तो ये एक मुख्य वजह है कि चांदी का इंपोर्ट बढ़ा है। और इसके हालांकि कंजम्पशन भी बढ़ा है, क्योंकि सोलर पैनल वगैरह में भारत में बहुत तेजी से चांदी का कंजम्पशन हो रहा है, तो वो भी एक रीजन है। लेकिन ऑफकोर्स 9% ड्यूटी का फायदा तो कोई भी बिजनेसमैन उठाना चाहेगा, और ये ऑफिशियल है। तो इसके लिए चांदी का इंपोर्ट 1240% बढ़ा है, फ्रॉम 185 टन इन 22-23 टू ऑलमोस्ट 2140 टन इन 2023-24। एब्सोल्युटली, चांदी में अच्छा खासा वहाँ पर फायदा आता हुआ। और जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपको 9% पे मिल रही है तो 15% की इंपोर्ट हम क्यों करेंगे, और यहाँ पर कोटा भी नहीं है तो उसका फायदा क्लियरली इंडिया को होता हुआ। लेकिन जहाँ तक गोल्ड की बात है, वहाँ पर क्लियरली एक रिस्ट्रिक्शन हमने डीजीएफटी की तरफ से आते हुए देखी है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। जो काफ़ी हद तक डिस्काउंट्स थे वो वहाँ पर छटते हुए दिखेंगे। सुरेंद्र मेहता जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसको एक्सप्लेन भी करने के लिए। अनुज, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो कोटक एमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत बताएंगे आपको, जहां हमने बात की कमोडिटी बाजार के ट्रेंड्स, टेक्निकल्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में। अब पूरे तौर पर अगर यहाँ पर कमोडिटी बाजार की बात करें तो पिछले 8 से 12 महीने में जो ये कमोडिटी रन हमने आता हुआ देखा है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। जैसे आपने कहा, कुछ बहुत मुनाफा वसूली किसी सेक्टर्स में यहाँ पर आ सकती है, लेकिन जो ये एक बहुत बड़ी कमोडिटी स्ट्रक्चरल बुल रन की हम बात करते हैं, क्या आप उसे फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं? एक कमोडिटीज की साइकिल प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आप कुछ हद तक डिमांड सप्लाई का अंदाजा लगा सकते हैं, बट कब जियोपॉलिटिकल रिस्क आके सप्लाई को डिसरप्ट कर दे, कब चाइना जैसा कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए मेटल स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चालू करे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ज्यादातर प्लेयर जो इन्वेस्टमेंट के लिए खेलते हैं वो डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम भी चलाते हैं। जब बेचना है तो खरीदने की बात करते हैं, खरीदते हैं तो बेचने की बात करते हैं। निवेश के रूप में हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ऐसी कमोडिटीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में निवेश करें जिसकी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो। सबसे सक्षम होगा तो सबसे में घायल होगा, एंड तब तक होपफुली जो मार्जिनल प्लेयर है
वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, सप्लाई कम होगा, कमोडिटी प्राइसेस बॉटम हो जाएगी। दूसरा हमने ध्यान रखा है कि ऐसे कमोडिटीज कंपनी में निवेश करें जिसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम हो, साइकिल टर्न अराउंड होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा मिलेगा, अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी। नाउ हर बार इस प्रकार के ऑप्शंस मिलना मुश्किल है, तो हम कमोडिटीज में काफी सिलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई बार अपसाइड का मौका भी खो देते हैं, बट डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली आई एम अज्यूमिंग कि वो सभी सेक्टर्स में ऐसा होता होगा, लेकिन कमोडिटीज़ जैसे आपने कहा, जी हाँ, पूरा आंकलन करना यहाँ पर कभी-कभी मुश्किल है। लेकिन बात अभी हम यहाँ पर सोने की करते हैं और इस साल में ऑल टाइम हाईज़ हमने बनते हुए देखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों में भी। तो आप सोने को बतौर कमोडिटी एक तो कैसे देखते हैं और पोर्टफोलियो में सोने की क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसे इसे खरीदें, किस टर्म के हिसाब से इसे लें? अगर हम डॉलर प्राइस ऑफ गोल्ड को देखें, तो वहां पे $1800 से $2400 की एक जर्नी देखी है। उसका मेन कारण है कि सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आज गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। तकरीबन सालाना 1000 टन से ज्यादा सोना सेंट्रल बैंक की रिजर्व्स में जा रहा है। जिस तरह से रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्रीज हुए थे, उसके तहत दुनिया भर के सेंट्रल बैंक आज गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। दूसरी एक चीज जो हिस्टोरिकली हमने देखी है, जब भी यूएस में ब्याज की दरें कटती है, गोल्ड को एक बढ़ावा मिलता है। इस बार भी 2024 अंत में या 2025 की शुरुआत में यूएस फेड ब्याज की दरें काटेगा, वैसा लगता है। सेंट्रल बैंक की गोल्ड बाइंग और एक्सपेक्टेड कटौती इन यूएस फेड रेट, ये दोनों मिला के गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस मेटल को सपोर्ट करता रहेगा। हमें लगता है कि जब आप रूपी गोल्ड में निवेश करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको डॉलर गोल्ड की बढ़त का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखिए, भारत में तकरीबन 15% इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी और अदर चार्जेस मिला के 18% टैक्स इंसिडेंस बन जाता है। आज नहीं तो कल अगर ये टैक्स कम हुआ, तो रूपी गोल्ड प्राइस में उस प्रकार की गिरावट दिख सकती है। सब्जेक्ट टू इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन गोल्ड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड हमें लगता है अगर आप 3-5 साल का व्यू ले, तो गोल्ड एंड सिल्वर should outperform fixed income from a return point of view. ऑल राइट, ऑफ कोर्स सोना तो यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया ही है, लेकिन अगर हम चांदी उठा के देखें तो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर हमने चांदी को, सोने को आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। जैसे आपने कहा, सोना चांदी होना चाहिए पोर्टफोलियो में और डेट को इसने आउट परफॉर्म भी किया है। तो जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, ऑफकोर्स सोने के लिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प हैं, लेकिन चांदी में निवेश करना कोई चाहे, और इस साल चांदी में सभी लोग बुलिश हैं, तो यहाँ पर निवेश की सबसे बेहतरीन रणनीति आपके लिहाज से कहाँ है? गोल्ड में तो आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो सबसे बढ़िया निवेश करने का साधन है। उसके बाद गोल्ड फंड ऑफ फंड या गोल्ड ईटीएफ भी है, और अंत में फिजिकल गोल्ड भी अवेलेबल है। सिल्वर में सिल्वर ईटीएफ एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड है, और फिर फिजिकल सिल्वर है। बट कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर काफी बल्की होता है, तो स्टोर करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरी निवेशकों से यही गुजारिश होगी कि आप सिल्वर ईटीएफ एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड को भी ध्यान दीजिए। उसमें आपको सिल्वर होल्ड करने की, स्टोर करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। जो लोग फिजिकल खरीदते हैं नीलेश जी, वो तो खरीदते ही रहेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने में जाना चाहते हैं, रिटर्न्स लेना चाहते हैं, वो ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। अब ओवरऑल अगर पोर्टफोलियोज यहाँ पर देखें तो भारत में सोने और चांदी के निवेश को लेकर अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। ऑफ कोर्स जो रिटेल फिजिकल बाइंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की ईटीएफ बाइंग होती है एंड फंड बाइंग है, गोल्ड माइन बाइंग भी यहाँ पर लोग करते हैं, वो इंडिया काफ़ी हद तक उसको वो अवेलेबल नहीं है। आप कैसे देखते हैं करंट प्रोडक्ट्स सोने और चांदी में जो फिलहाल हैं? डेफिनेटली मनीषा जी, एंड मेरे हिसाब से डायरेक्ट मेटल ओन करने से ज्यादा मेटल स्टॉक्स में निवेश करने का मौका लेना चाहिए। ऑब्वियसली मेटल कंपनीज या मेटल स्टॉक लिवरेज्ड रिटर्न देते हैं कंपेयर टू कमोडिटी प्राइस। जब कमोडिटी ऊपर जाती है तो स्टॉक्स और ज्यादा ऊपर जाते हैं,
एंड जब कमोडिटी गिरती है तो स्टॉक्स और ज्यादा गिरते हैं। बट जब आपके पास चॉइस लिमिटेड है तो अच्छी मेटल कंपनी में निवेश करके आप मेटल साइकिल को प्ले कर सकते हैं। वह आपको लिवरेज रिटर्न देता है, ऑब्वियसली एट अ हायर रिस्क। नीलेश जी, क्लियरली अगर जैसे आप कह रहे हैं कि कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए कमोडिटी कंपनीज यहाँ पर उठाई जा सकती हैं, तो ठीक है, मेटल कंपनीज ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड देख रहे हैं तो आप ज्वेलरी कंपनीज देख सकते हैं। लेकिन आपको क्या अभी भी ये लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर जो है, अगर वो कोई कमोडिटी कंपनी ले रहा है, फिर चाहे वो शुगर कंपनी है, रबर देखना है तो टायर कंपनी है, मेटल देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देख रहे हैं, तो उस तरह की कंपनीज भी यहाँ पर हैं। क्या जो अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है इंडियन निवेशक की कमोडिटी के लिहाज से, वो अभी भी थोड़ी सीमित है? अनडाउटेबली मनीषा जी, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हमने कमोडिटी साइकिल में इतनी बार गलती की है, पैसा गंवाया है कि अब हम बहुत कॉशियसली खेलते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, क्लाइमेट चेंज और इन्वेस्टमेंट डिमांड सप्लाई इम्पैक्टिंग प्राइसेस, ये सारी चीजों को बहुत मुश्किल होता है एस्टिमेट करना, एनालाइज करना। और इसीलिए हमने ये सोचा है कि चलो अपसाइड पार्टिसिपेट नहीं करें, बट कम से कम डाउनसाइड तो प्रोटेक्ट कर ले। तो मेटल क्षेत्र में निवेश करते समय लोएस्ट कॉस्ट मेटल प्रोड्यूसर और जिसमें हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हो ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उस प्रकार के स्टॉक में हम निवेश करना पसंद करते हैं।